इन दिस वीडियो हम एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी जियो पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है। और उसके लिए सबसे फर्स्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि हु वाज थुसरेज, क्योंकि इन्होंने ही अपने बुक द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में लिखा था कि कैसे जो एथेंस एंड जो स्पार्टा है वो कई डेकेड्स तक पीसफुली एक्सिस्ट करती रही। बट अल्टीमेटली ये दोनों स्टेट जो है एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में चले गए। और जो थुसिडिड्स हैं, ही वाज बोर्न इन द मिडल ऑफ 5th सेंचुरी बीसी के आसपास। वो जो एथेंस के उसके सिटीजन थे एंड इनिशियली वो एक्चुअली जनरल थे, बट किसी कारण से वो जो उनकी आर्मी है जो एथेंस है उससे उन्हें एक्साइल कर दिया जाता है। जो पर्शियन इन्वेजन ऑफ ग्रीस से पहले जो कि 490 बीसी में होता है, जो स्पार्टा है वो जो ग्रीक रीजन था उसका एक डोमिनेंट पावर था। और पूरी जो स्पार्टा की सोसाइटी थी इट वाज बेस्ड ऑन अ मिलिट्री कल्चर। चाहे उनकी फैमिलीज हो, गवर्नमेंट हो, उनका अल्टीमेट एम ये होता था कि किसी तरीके से अपनी जो सोसाइटी है उसकी जो फाइटिंग फोर्स है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, कैसे भी करके मैक्सिमाइज किया जा सके। जो स्पार्टन अथॉरिटीज हैं ओनली जो फिजिकली फिट बच्चे हैं उसे ही जीने देते थे। और जैसे ही कोई बच्चा 7 साल का होता था उसे जो अपनी फैमिलीज हैं उससे ले लेते थे और उन्हें जो मिलिट्री एकेडमी है वहाँ डाला जाता था। चाहे उन्हें टफ किया जाता था, ट्रेन किया जाता था, ग्रूम किया जाता था वॉर के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए। अगर आप मैन हैं तो 20 साल की उम्र में आप शादी कर सकते थे, बट इसके बाद भी जो बराक्स हैं, जो आर्मी के साथ हैं, वहीं रहना पड़ेगा, वहीं डेली ट्रेनिंग करना है, इवन जो खाना है वहीं खाना है। जब आप 35 ईयर के हैं, मतलब आप 23 ईयर के आसपास जो सर्विस है स्पार्टन स्टेट को दे चुके हैं, उसके बाद आपको फुल सिटीजनशिप दी जाती थी। उसके बाद वहाँ की जो असेंबली है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। एंड जब तक आप 60 साल के नहीं होंगे जो मिलिट्री सर्विस है उससे पूरी तरीके से एक्सेम्प्ट नहीं किया जाएगा आपको। और जो स्पार्टा के लोग थे वो जो वैल्यूज हैं लाइक करेज हो, वैलर हो, डिसिप्लिन हो, इसे वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करते थे। इधर एथेंस ऑन द अदर हैंड एक पोर्ट सिटी था और माउंटेन्स के प्रेजेंस के कारण जो मेनलैंड ग्रीस है उससे एक हद तक ये आइसोलेटेड सा रहता था। और इस कारण से जो एथेंस है हमेशा ही एक मर्चेंट नेशन रहा था, एक ट्रेडिंग नेशन रहा था, जहाँ मर्चेंट जो हैं वहाँ चीज़ें सप्लाई करते थे, वहाँ से चीज़ें लेके जाते थे। उसके साथ साथ जो एथेंस है उसने उस समय एक बोल्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट करी थी, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। उसकी जो असेंबली थी प्लस जो काउंसिल ऑफ 500 थी, ऑल जो फ्री मैन हैं उसके लिए अवेलेबल थी, नॉट टू द स्लेव्स, क्योंकि उस समय जो बहुत सारी स्टेट्स हैं वहाँ पे मेजॉरिटी के आसपास जो पॉपुलेशन है वो स्लेव हुआ करती थी। 5th सेंचुरी बीसी से पहले पूरा जो ग्रीक रीजन है डिवाइडेड था इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ गवर्निंग सिटी स्टेट और एक हद तक एक दूसरे से कई बार डिस्कनेक्टेड था। बट जो पर्शियन इन्वेजन होता है 490 बीसी में, इस चीज़ ने ग्रीक सिटी स्टेट को एक हद तक फोर्स कर दिया कि साथ आए, उस चैलेंज को फेस करे। इसके बाद एट थर्मोफाइले जो स्पार्टन वॉरियर्स हैं 300 के आसपास, जो कि 300 मूवी ने उसे फेमस बना दिया, उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया जिससे जो ग्रीक के फोर्सेस हैं उसे एक हद तक टाइम मिल सके। इसके बाद एट सलाम में जो एलाइड की फ्लीट थी, जो ग्रीक की फोर्सेस थी अंडर एथेनियन कमान, उन्होंने जो पर्शिया के फ्लीट्स हैं उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस समय जो पर्शिया है उनके पास 3 गुना फ्लीट थी एज कम्पेयर टू जो ग्रीक की फोर्सेस हैं उनसे। इसके बाद 479 बीसी में जो पर्शिया है, जो पर्शियन एम्पायर है, उन्होंने फिर कोशिश करी जो ग्रीक है उसे इन्वेड करने की। बट यहाँ भी जो ग्रीक की फोर्सेस हैं उन्होंने सेकेंड टाइम जो पर्शियन आर्मी है उसे डिफीट किया। एथेंस के जो नेवी है उसने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया जो ग्रीक की विक्ट्री है उसमें। इसके साथ साथ इन द वीक ऑफ पर्शियन रिट्रीट जो एथेंस है वहाँ पे एक रेनेसांस देखी। इनकी इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, मिलिट्री कंडीशन है, वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव होने लग गई। इस कारण से जो ट्रेड है वो बढ़ा। बहुत सारे जो सेलर्स हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्रीस वो वहाँ आने लग गए और इस कारण से इनके पास एक हद तक और भी ज़्यादा पैसे आए। इस कारण से उन्होंने और भी ज़्यादा फ्लीट्स ऐड करी जिससे इनकी जो नेवी है वो और भी ज़्यादा बड़ी हुई। एंड इन सब कारणों से एक समय जो एथेंस की नेवी है उनके जो राइवल्स हैं उससे लगभग दुगना हो चुकी थी। दूसरे नंबर पे कॉर्सायरा था जो कि एक न्यूट्रल पावर था।
और उसके बाद कॉरिंथ था जो कि स्पार्टा का अलाय था। इधर पर्शियन रिट्रीट के कुछ ही समय बाद पूरा जो ग्रीक वर्ल्ड है उसमें अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए जो स्पार्टा के लीडरशिप हैं वो एथेंस से ये डिमांड करते हैं कि वो सिटी वॉल बिल्ड नहीं करेंगे। और वो जो सिटी वॉल है वो एथेंस इसलिए बिल्ड कर रहा था कि अपने आप को एक हद तक जो लैंड इन्वेजन है उससे प्रोटेक्ट कर सके। इस कारण से जो एथेंस है अगर वो डिमांड एक्सेप्ट कर लेता तो अपने आप को एक हद तक वल्नरेबल छोड़ देता टू लैंड इन्वेजन। और इसीलिए जो एथेंस है वो जो डिमांड है उसे डिक्लाइन कर देता है। जो एथेनियंस हैं उन्हें लग रहा था जिस लेवल का रोल उन्होंने प्ले किया है उस वॉर में, जिस लेवल का सैक्रिफाइस उन्होंने दिया था उस ग्रीक के वॉर में अगेंस्ट पर्शिया, इस कारण से एक हद तक ये ऑटोनॉमी डिजर्व करते हैं। बट इससे भी इम्पोर्टेंटली जो एथेंस की कॉन्फिडेंस है प्लस जो एम्बिशन है आफ्टर वॉर विद पर्शिया वो एक हद तक बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिस लेवल का रोल उन्होंने प्ले किया था प्लस इनके पास जितने पैसे आ रहे थे धीरे धीरे ट्रेड के कारण, उस कारण से धीरे धीरे इनकी जो एम्बिशन है वो एक हद तक बढ़ रही थी। अब ये चाह नहीं रहे थे कि जो स्टेटस को वाला सिचुएशन है उस सेम सिचुएशन में रिटर्न करना जो स्पार्टन डोमिनेटेड सिस्टम था। एंड ओवर द कोर्स ऑफ 5th सेंचुरी बीसी जो एथेंस है उसने जो अलायंस नेटवर्क क्रिएट किया था पोर्शिया से लड़ने के लिए, उसे उसने मैरीटाइम एम्पायर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसका रिजल्ट था कि भाई 440 बीसी के आसपास ज़्यादातर जो एथेंस की कॉलोनीज थी एक्सेप्ट लेस्बोस एंड चियोस, वो जो अपनी नेवीज हैं उसे छोड़ चुके थे और वो जो एथेंस हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए पैसा पे कर रहे थे। इस कारण से जो एथेंस है उसकी जो कंट्रोल है वो एक हद तक और ज़्यादा बढ़ी, उसकी जो डोमिनेंस है उस रीजन में और बढ़ी। और इस कारण से वो अपने जो मैरीटाइम ट्रेड लिंक्स हैं उसे और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया थ्रू आउट द रीजन। और इस कारण से वो और भी ज़्यादा प्रॉस्पर्स हुए। इसके बाद जो एथेंस है उन्होंने जैसे जैसे उनके पास और ज़्यादा पैसे आए, बहुत सारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसे फंड करना स्टार्ट किया। एंड इसका वन ऑफ द एग्जांपल दिखता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स लाइक पार्थेनन, जो कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है एथेंस की गवर्नमेंट है उनके द्वारा फंड किया गया। पर एट द सेम टाइम जो बाकी ग्रीक के पार्ट हैं जो स्पार्टा उसके जो अलाइज है उसे एक रिजेंटमेंट की तरह देख रहे थे। बट जो एथेंस हैं उसे लग रहा था कि उनका जो एक्सपेंशन है वो एक हद तक बिनाइन है, पूरी तरीके से ठीक है। बाद में जो एथेंस है उन्होंने जो स्पार्टा है उसे ये कहा भी कि उन्होंने जो एम्पायर है वो वायलेंस से एक्वायर नहीं किया। ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं फर्स्ट इसकी अलाइज बनी। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो अपना कमांड है वो एथेंस के हाथों में दे दिया। जो एथेंस एंड स्पार्टा है उसमें एक और डिफरेंस थी एंड दैट वाज आवर पॉलिटिक्स एंड कल्चर। जो स्पार्टा है एक मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम था, जो मोनार्की है और जो ओलिगार्की है उसका मिक्स। वो जो बाकी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स हैं वहाँ वो इंटरवीन नहीं करते थे। ज़्यादातर समय जो अपने पे फोकस किया, जो हेलेट रेबेलियन है जो कि स्लेव पॉपुलेशन है उसकी जो रेबेलियन है उसे रोकने की कोशिश करी। जो स्पार्टन्स हैं अपने कल्चर्स को लेकर के एक हद तक प्राउड फील करते थे। बट वो जो बाकी सिटी स्टेट हैं उन्हें ये पर्सुएट करने की कोशिश नहीं करते थे कि उनका जो मॉडल है वो फॉलो करे। इधर जो एथेंस है ऑन द अदर हैंड जो बाकी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें रेगुलरली इंटरवीन करता था। कई जगह जो ओलिगार्किक गवर्नमेंट है मतलब जहाँ डेमोक्रेसीज नहीं है उसे टॉपल करना, जो डेमोक्रेसी है उसे प्रमोट करना। और कई जगह जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं उसे वो परसुएट करने की कोशिश करता था कि उसके जो अलायंस नेटवर्क है उसे वो ज्वाइन कर ले। बट फिर भी फॉर द मोमेंट जो एथेंस की ग्रोइंग मिलिट्री पावर है जो स्पार्टा है उसके लिए एक समय तक उतनी बड़ी थ्रेट नहीं थी, क्योंकि अभी भी जो स्पार्टा है विद देयर एलाइज इनकी जो आर्मी थी वो अभी भी दुगना थी एज कम्पेयर टू एथेंस की आर्मी। बट जैसे जैसे एथेंस की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ी, कई लोगों ने ये कहा कि जो एथेंस है उस पे जो स्पार्टा है उसे प्रिएंटिव वॉर कर देना चाहिए, प्रिएंटिव अटैक कर देना चाहिए जब एथेंस की जो पावर है वो इन्फेंसी स्टेज में है। बट इसे जो स्पार्टा की असेंबली है उसे ओवररूल कर देते हैं, इसके लिए वो अग्री नहीं करते हैं। बट जैसे जैसे एथेंस की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ी, जो स्पार्टा के उस तरीके के जो फैक्शंस थे जो वॉर मॉन्गर्स थे उनका जो इन्फ्लुएंस है धीरे धीरे वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया। एंड फॉर द मोमेंट जो स्पार्टा के लीडरशिप हैं उन्हें लग रहा था कि अभी वो जो डिप्लोमेसी है उसका यूज़ करके जो एथेंस हैं
उसे अभी वो मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इन द मिडल ऑफ 5th सेंचुरी बीसी के आसपास एक चांस हो गया था कि एक ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए, जिसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ क्लासेस हुई थी। जो स्पार्टा है उसके जो अलाइज हैं और जो एथेंस और उसके जो अलाइज हैं उनके बीच में, जिनको कलेक्टिवली फर्स्ट पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं, जो कि 440 से 445 बीसी के आसपास हुआ। और इसके बाद जो दोनों कंट्रीज हैं, एथेंस एंड जो स्पार्टा है, उसने 446 बीसी में एक 30 ईयर पीस ट्रीटी साइन की। और ये जो 30 ईयर पीस ट्रीटी है उसके अंदर सबसे फर्स्ट ये प्रोहिबिट किया गया कि अगर कोई एथेंस का अलाय है, अगर कोई स्पार्टा का अलाय है, वो एक दूसरे को डिफेक्ट करके जो दूसरी की अलायंस नेटवर्क है उसे ज्वाइन नहीं करेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो स्टेट्स हैं एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेंगे। और इसके बाद जो एथेंस एंड स्पार्टा है उसने ये भी एग्री किया कि अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होगी तो जो बायलैटरल नेगोशिएशन है उसे डील करेंगे। एंड अगर कभी जो बायलैटरल नेगोशिएशन है अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो कोई जो न्यूट्रल पार्टी है, कोई जो न्यूट्रल स्टेट है, उसे बुला ली जाएगी। और ये जो पीस ट्रीटी है उसने एक हद तक अलाउ किया है कि जो एथेंस एंड जो स्पार्टा है उनके बीच में एक हद तक पीस बना रहे। इसके बाद जो दोनों कंट्रीज हैं उन्होंने जो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उस पर फोकस करना स्टार्ट किया। इधर जो स्पार्टा है उसने जो अपनी अलायंस नेटवर्क है उससे एक हद तक और स्ट्रेंथन करी। इवन जो स्पार्टा है उसमें भी एक छोटी सी एक एक रेनेसांस दिखी। उनकी भी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुई। इधर जो एथेंस है अपनी पावरफुल नेवी का यूज़ करके वो जो एजियन सी का इलाका है उसमें और भी ज़्यादा गोल्ड एक्सट्रैक्ट करी अपने सब्जेक्ट से। इस कारण से वो और भी ज़्यादा रिच हुए। बट ये जो पीस है ज़्यादा समय तक चला नहीं। द स्पार्क केम इन 435 बीसी। इधर जो कोरिन्थ है जो कि एक स्पार्टा का अलाय था, उसने जो कॉर्सायरा है जो कि एक न्यूट्रल पावर था, उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दी ओवर एपिडेमनस। एंड इनिशियली जो कॉर्सायरा है उसके पास एक अपर हैंड था। उनके पास जा वॉरशिप थी 120 के आसपास। और इसलिए जो फर्स्ट कॉन्फ्रंटेशन है कोरिन्थियन के साथ वो जीत जाते हैं। बट ह्यूमिलिएशन के कारण जो कोरिन्थियन है, जो सेकेंड कैंपेन है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं। उन्होंने जो अपनी नेवी है उसे रैपिडली एक्सपैंड किया। बहुत सारे जो सेलर्स थे फ्रॉम ऑल राउंड द ग्रीस उसे रिक्रूट करे। और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये था कि अल्टीमेटली इनके पास 150 के आसपास शिप्स आ चुकी थी। स्टिल देवर नो मैच फॉर एथेनियंस। बट अब जो कोरिन्थियन है जो कि एक स्पार्टा का अलाय था, उसके पास सेकेंड लार्जेस्ट फ्लीट थी पूरे ग्रीक रीजन में। और इसके बाद जो न्यूट्रल कॉर्सायरा है वो एथेंस के पास पहुंचता है हेल्प मांगने के लिए। जो एथेनियंस थे उनके पास दो इक्वली बैड ऑप्शंस थे। अगर उन्होंने कॉर्सायरा की हेल्प करी, इससे वो जो कोरिन्थियन है उन्हें एंटागनाइज करेंगे। और इसके साथ साथ वो जो 30 ईयर पीस ट्रीटी है उसे वायलेट करेंगे। बट अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और अगर यहाँ जो कोरिन्थ है इस वॉर को जीत जाता है, इसके चांसेस अच्छे खासे थे क्योंकि उनकी नेवी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। इससे हो सकता है कि जो नेवल पावर है जो स्पार्टा के डायरेक्शन है, क्योंकि जो कोरिन्थ है वो स्पार्टा का अलाय था, नेवल पावर हो सकता है जो स्पार्टा के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाए। इसके बाद जो एथेनियंस हैं उन्होंने जो कोरिन्थ के डिप्लोमेट हैं, जो कॉर्सारा के डिप्लोमेट हैं, दोनों को सुना। और अल्टीमेटली जो पेरिकल्स हैं जो कि एथेंस के हेड हो गए, उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया कि जो एथेंस है एक स्मॉल सिम्बलिक फ्लीट भेजेगा कॉर्सारा के तरफ। और वो तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक उस पर अटैक नहीं किया जाता है। बट जो कॉर्डिनियन है वो एक हद तक इससे इनरेज थे। उन्होंने कहा कि जो एथेंस है वो उनके अगेंस्ट वॉर में चले गए हैं। इधर जो स्पार्टा है उसके पास सेम स्ट्रैटेजिक डिलेमा थी। अगर उन्होंने जो कॉरिन्थ का अटैक है कॉर्सायरा पे, उससे अगर उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि जो कॉरिन्थ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाय था। इससे जो एथेंस है वो कंक्लूड कर लेगा कि जो स्पार्टा है उसकी नेवल कैपेबिलिटी को मैच करना चाह रहा है। और इस कारण से हो सकता है कि कोई प्रिवेंटिव वॉर है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। बट यहाँ अगर वो न्यूट्रल रहता है और उसने अगर अलाउ कर दिया है कि जो एथेंस है यहाँ एक डिसाइसिव रोल प्ले करे इस वॉर में, इससे जो स्पार्टा की क्रेडिबिलिटी है उस पर लोग क्वेश्चन करेंगे। प्लस उनकी जो अलायंस नेटवर्क है उस पर भी लोग क्वेश्चंस करेंगे। और इससे एक हद तक चांस क्रिएट हो जाएगा कि जो अलायंस नेटवर्क है उनका वही नहीं क्रम्बल कर जाए।
जो एथेंस एंड जो स्पार्टा है उनके बीच में एक और जगह कॉन्फ्लिक्ट थी एंड दैट वाज ओवर मेगारा, जो कि एक स्पार्टन अलाय था। 432 बीसी में जो पेरिकल्स हैं जो कि एथेंस के हेड हैं, उन्होंने एक मेगेरियन डिग्री इशू करी। ये एक पुराना तरीका था जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है उसका, और उस कारण से जो मेगारा है उस पे एक सैंक्शन इम्पोज कर दी गई। और वो इसीलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने जो एथेनियन टेम्पल्स हैं उसे डिसऑनर किया था। बहुत सारे जो स्लेव्स भाग के गए थे एथेंस से, उसे उन्होंने हार्बर दी थी। वही जो सैंक्शन है इसके अंदर ये कहा गया कि जो मेगारा है, कोई भी जो एथेंस और उसके जो अलायंस है, उसकी जो अंपायर है जहाँ, उसकी जो पोर्ट्स हैं वो यूज़ नहीं कर पाएगा, उनसे ट्रेड नहीं कर पाएगा। इसका अल्टीमेटली जो मेगारा की इकोनॉमी है उस पे बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। इट वाज लीगल, ऐसा नहीं था कि जो 30 ईयर पीस ट्रीटी है उसका एक वायलेशन था, बट स्टिल इट वाज प्रोवोकेटिव। और इसके बाद जो स्पार्टा है वो ये डिमांड करता है कि जो एथेंस है वो जो मेगेरियन डिग्री है इसे वो रेपेल करे। बट जो एथेंस है उसे एक चैलेंज की तरह देखता है कि जो स्पार्टा है एथेंस का जो राइज है उसे रोकना चाह रहा है, उसे एक हद तक डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और इस कारण से जो इवन एथेंस की पॉपुलेशन है वो भी इसके अगेंस्ट थी। और उस कारण से अल्टीमेटली जो एथेंस है उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो जो मेगेरियन डिग्री है उसे वो रेपेल नहीं करेगा। इसके बाद इधर जो स्पार्टन स्टेट है, स्पार्टा की जो असेंबली है उसमें डिबेट स्टार्ट हो जाती है। स्पार्टा के जो किंग थे आर्किमेडियस टू और जो एथेंस के हेड थे पेरिकल्स, वो एक दूसरे के दोस्त थे। और इसीलिए इनिशियली जो आर्किमेडियस हैं इन्होंने कहा कि हमें मॉडरेशन से काम लेना चाहिए। बट जो स्पार्टा के जो वॉर मॉन्गर्स थे, जो स्पार्टन हॉक्स थे, वो इससे डिसएग्री करते हैं। इन्होंने कहा कि जो एथेंस है वो बहुत ही एरोगेंट हो गया है, और अब वो जो स्पार्टा की सिक्योरिटी है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि जो एथेंस है वो रेगुलरली जो बाकी ग्रीक सिटी स्टेट है उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करता है, चाहे पास्ट में नेक्सस में हो और रिसेंटली मेगारा में, कॉर्सायरा में। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर अभी जो स्पार्टा है वहाँ अगर एथेंस के अगेंस्ट वॉर में नहीं गया, तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि जो स्पार्टा का अलायंस नेटवर्क है वही क्रम्बल करने लग जाए। जो स्पार्टा के प्रो वॉर फैक्शंस थे उनका जो केस है वो बहुत ही सिंपल था। सबसे फर्स्ट उन्होंने जो स्पार्टा है उसे ब्लेम किया कि जो एथेंस है उतना राइज इसीलिए कर पाया, उतना एरोगेंट हो पाया क्योंकि जो स्पार्टा है उसे जब उन्होंने कहा था कि इनिशियली अटैक कर दो, इन्होंने किया नहीं। इसके जगह उन्होंने सबसे फर्स्ट उन्हें जो अपनी सिटी है उसे फोर्टिफाई करने दी। इसके साथ साथ उन्हें अपनी पावर इंक्रीज करने दी। और इस कारण से अभी जो एथेंस की पावर है वो दुगना हो चुकी है एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल साइज। जो स्पार्टा है उनके लिए प्रॉब्लम और भी स्टार्ट हो गई जब कॉर्डिनियन ने ये कहा कि अगर यहाँ स्पार्टा एक्ट नहीं करता, हेल्प नहीं करता, तो हो सकता है वो जो अलायंस नेटवर्क है उससे ही विथड्रॉ कर ले। और ये जो स्पार्टा है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो कॉर्डिनियन थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस थे। आफ्टर ए फिगरस डिबेट जो स्पार्टा की असेंबली है वो वॉर के लिए वोट करती है। एंड थुसरिस ने कहा कि स्पार्टा की जो असेंबली है उन्होंने वॉर इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि वो अफ्रेड थे ऑफ फर्दर ग्रोइंग एथेनियन पावर। ऑलरेडी जो ग्रेटर पार्ट ऑफ ग्रीस है, जो एथेंस है, उसके कंट्रोल में था। और उस कारण से कहते कि कन्विंस थे कि जो एथेंस है अब उनके लिए सिक्योरिटी के लिए, पावर के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। इधर इवन जो एथेंस है वो भी बैक डाउन करने के लिए रेडी नहीं था। ज़्यादातर जो एथेनियन पॉपुलेशन है वो भी उसके अगेंस्ट थी। जो स्पार्टा की डिमांड है उसे एक्सेप्ट नहीं करे एथेंस। इसके साथ साथ इन्हें ये भी लग रहा था कि अगर डिमांड मेट हो भी गया, पूरा हो भी गया, उसके बाद भी इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि जो स्पार्टा है वो वॉर डिक्लेयर कर दे। और इसके बाद इनके लिए डिस्ग्रेस भी होता, प्लस उस समय ये डिसएडवांटेज वाले पोजीशन में होते। और इसलिए जो पेरिकल्स है अल्टीमेटली जो पॉपुलर प्रेशर है, जो अच्छी खासी डिमांड थी वॉर के लिए, उसके अंदर आ जाते हैं। और अल्टीमेटली जो वॉर है उसके लिए प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों में से किसी भी जो साइड है उसके पास एक क्लियर मिलिट्री एडवांटेज नहीं थी। और दोनों के दोनों जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनके पास जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है। सबसे फर्स्ट जो कई स्पार्टन्स हैं वो ये फेल करके रियलाइज करने की जो एथेंस हैं उसकी जो नेवल पावर है वो कितनी ज़्यादा है। वन ऑफ द स्पार्टन स्पीकर ने ये कहा कि जो स्पार्टा के सोल्जर्स हैं वो जो एथेंस के जो फील्ड्स हैं, उनकी जो स्टोर हाउस हैं, उसे जला देंगी।
और उस कारण से वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसे वो स्टार्व कर देंगे। बट इन्होंने ये इग्नोर कर दिया कि जो एथेंस है उसके पास सबसे बड़ी नेवी है। वो जो नेवी है उसका यूज करके फिर से जो अपनी सिटी है उसे रीसप्लाई कर लेंगे। इधर इवन जो एथेनियन गवर्नमेंट है उन्हें भी लग रहा था कि वो विनिंग साइड में है, क्योंकि जिस लेवल का वेल्थ है उनके पास, स्कूल्स है उनके पास, इस कारण से हो सकता है वो जीत जाए। इवन जो पेरिकल्स हैं उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया कि अगर कोई एनिमी सीज होता भी है तो लगभग 3 साल तक जो एथेंस है वो आराम से झेल लेगा। इसके साथ साथ इन्होंने सोचा कि जो हेलेट रेबेलियन है उसका भी यूज करना है स्पार्टा के अगेंस्ट। जो वॉर था इट वाज डेवास्टेटिंग। लगभग 3 डेकेड्स तक जो एथेंस है, जो स्पार्टा है, उनके बीच में जो ब्लड शेड है, कॉन्फ्लिक्ट है विद देयर allies चलता रहा। इस कारण से जो ग्रीक कल्चर ने अपना गोल्डन एज देखा था वो खत्म हो गया। जो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हुआ था आफ्टर पर्शियन वॉर वो भी कलैप्स कर गया। इसके साथ साथ जो ग्रीक सिटी स्टेट है उन्होंने जिस लेवल का वायलेंस देखा ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। जैसे जब एथेंस ने जो मेलोस की पॉपुलेशन है उसे कैप्चर करी, उन्होंने जो भी एडल्ट मेल पॉपुलेशन है उसे उन्होंने स्लॉटर कर दिया, और जो वुमेन्स थी, चिल्ड्रंस थी, उसे उन्होंने स्लेवरी में धकेल दी। और ये क्लियर वायलेशन था ऑफ कॉम्बैट रूल, जो कि जो ग्रीक कल्चर्स हैं, ग्रीक सिटी स्टेट हैं, उसमें कई सेंचुरीज से चलती आ रही थी। एंड अल्टीमेटली जो वॉर है उससे एथेंस का जो एम्पायर है वो खत्म हो जाता है। जो स्पार्टा है इस वॉर को जीत लेता है। बट इवन जो स्पार्टा की स्ट्रेंथ है वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि लगभग वो 3 डेकेड से वॉर लड़ रहे थे। इसके साथ साथ जो अलायंस नेटवर्क था उनका वो एक हद तक डैमेज था, और जो वेल्थ दिखी थी, एक हद तक रेनेसांस दिखा था, वो भी एक हद तक खत्म हो चुका था। एंड अल्टीमेटली जो थुसरेड्स हैं उन्होंने कहा कि जो वॉर है इसके मेनली 3 कारण थे: इंटरेस्ट, फियर एंड ऑनर। एंड सबसे फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी जो स्टेट है, कोई भी जो कंट्री है, उसके लिए अपनी सॉवरेनिटी हो, अपना सर्वाइवल हो, अपनी सिक्योरिटी हो, वो हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। जैसे जैसे जो एथेंस है अपने आप को एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है, कई जगह जो स्पार्टा के अलाइज हैं उसे वो इनक्रोच करने लग गए। कई बार जो बहुत सारे न्यूट्रल पावर्स हैं उसे अपने अलायंस नेटवर्क में शामिल करने की सोच रहा था एथेंस। इस कारण से धीरे धीरे जो स्पार्टा है उसे लगा कि अब वो इसे और अगर टॉलरेट करेगा तो अल्टीमेटली जो एथेंस है उसके सर्वाइवल को थ्रेटन करेगा, उसकी सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगा, और इसलिए जो वॉर है इसमें जाना बेटर ऑप्शन है। दूसरी थी फियर एंड इनसिक्योरिटी। जो थुसरेट्स हैं उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चरल रियलिटी है पूरी स्टोरी बयान नहीं करती। कई बार जो डिसीजंस हैं वो इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और इस केस में जैसे जैसे जो एथेंस की पावर बढ़ी, इस चीज ने जो स्पार्टा है उसके अंदर फियर एंड इनसिक्योरिटी क्रिएट करी। और इस कारण से कई बार इसने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्रिएट करी, जो डेंजर है उसे एक हद तक एक्सैजरेट किया। एंड अल्टीमेटली इन्होंने कहा ऑनर, प्राइड। कोई भी जो कंट्रीज हैं वो चाहती हैं उन्हें रिकॉग्निशन मिले, उन्हें रिस्पेक्ट मिले। हर एक जो स्टेट है उसका एक प्राइड होता है। जैसे जैसे जो एथेंस की पावर है वो और ज़्यादा बढ़ी, इनकी जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है, इनका जो प्राइड है, जो डिमांड है रिस्पेक्ट का, वो एक हद तक बढ़ा। और इस कारण से कई बार जो यहाँ के लीडर्स हैं उनके लिए बैक डाउन करना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके लिए प्राइड हो, रिस्पेक्ट हो, ग्लोरी की बात आ गई थी। जैसा कि हमने जो एथेंस के केस में देखा भी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी बैक डाउन करने के लिए रेडी नहीं थी। एंड अल्टीमेटली जो थुसरेट्स हैं उन्होंने कहा अमॉन्ग ऑल द कॉजेस लाइक नेशनल इंटरेस्ट हो, सिक्योरिटी कंसर्न हो, जिस चीज ने इस वॉर को इनेविटेबल बना दिया दैट वाज एथेंस का राइज। और इस कारण से इसने जो फियर एंड इनसिक्योरिटी क्रिएट करी स्पार्टा के अंदर। एंड ये जो फिनोमिना है उसी को कहा जाता है थुसरेट्स ट्रैप। जब एक राइजिंग पावर किसी जो एस्टैब्लिश पावर है उसकी जो पावर है उसे थ्रेटन करता है, और उस कारण से जब अल्टीमेटली जो कंट्री है एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में चले जाए, या जो थुसरेट्स का जो क्लेम था कि जो एथेंस का राइज ने इस वॉर को इनेविटेबल बना दिया, क्या ये सही था? इन रियलिटी नॉट। थुसरेट्स का मेन कहना ये था कि जो है जो दोनों कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत सारे अलायंस नेटवर्क क्रिएट करी, ग्रुप्स फॉर्म करी। इसके बाद जो बहुत सारे न्यूट्रल पावर्स है उसको लेकर के compete करने लग गए। और जैसे जैसे एथेंस का पावर बढ़ा, इस चीज ने जो स्पार्टा है उसके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट करी।
और इस कारण से दोनों स्टेट जो हैं उनके बीच में एक जो प्रेशर है वो बिल्डअप था कई डेकेड्स से। और इस कारण से अल्टीमेटली जब मेगारा हो कॉर्डसायरा हो, इस कारण से जब छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, इस चीज़ ने इन दोनों स्टेट को एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में धकेल दिया। एंड ये जो थुसैरिड ट्रैप की लॉजिक है वो कई जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, हिस्टोरिकली देख सकते हैं। जैसे ब्रिटेन और जर्मनी का एग्जांपल है, वर्ल्ड वॉर वन के समय दोनों कंट्रीज जो है उस समय ब्रिटेन एक डोमिनेंट पावर थी, जर्मनी एक राइजिंग पावर थी। और अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज हैं एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में चले गए। इवन जो जापान है, रशिया है, 1905 के आसपास उनके केस में भी सेम एग्जांपल दिखेगा आपको। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिखेंगे जहाँ एक राइजिंग पावर और जो स्टैब्लिश पावर है अल्टीमेटली एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में चली गई। इसके साथ साथ आपको कोई बहुत सारे ऐसे भी इंस्टांसेस देखेंगे जहाँ राइजिंग पावर हो, स्टैब्लिश पावर हो, अल्टीमेटली एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में नहीं गई। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते हैं, यूएसए और यूएसएसआर का कोल्ड वॉर के समय। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो ये थुसैरिड टाइप की लॉजिक है उन कंट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक राइजिंग पावर है, जो एक एस्टैब्लिश पावर है, कि ऐसा ना हो कि जो फियर और इनसिक्योरिटी है वो इन दोनों स्टेट को एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में धकेल दे।